जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम टीकाकरण पर कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों, इसमें हम असाइनमेंट नंबर 11 और असाइनमेंट नंबर 12 को सॉल्व करेंगे, जो मैं आपको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग और फेसबुक ग्रुप के माध्यम से पहले ही दे चुका हूं। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि सर आप प्लीज आंसर्स के साथ असाइनमेंट दीजिए। तो दोस्तों, दो तरीके की पढ़ने की प्रक्रिया रहती है। एक तो होती है पढ़ो, सोचो, समझो, ढूंढो और फिर याद करो, और दूसरी होती है पढ़ो और फिर भूल जाओ। यानी कि अगर मैं आपको ऐसे ही रेडीमेड क्वेश्चन आंसर बना बना के देता रहूंगा तो आप बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाओगे, बस क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखा और आगे बढ़ गए। तो दोस्तों, ये आपके लिए हानिकारक है। आप पहले ये जो 10-10, 12-12 क्वेश्चंस के असाइनमेंट आपको मिल रहे हैं, इनको आप पहले देखें, इनके आंसर्स को सर्च करें, अपनी बुक को उठा के देखें, पलटें बार बार, तो आपको कुछ ना कुछ नया तो मिलेगा ही। उसके बाद मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूं, जिसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाता है और ये क्वेश्चन आपके हमेशा के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है असाइनमेंट नंबर 11 का, निम्न में से कौन सी वैक्सीन बच्चों को जन्म के समय नहीं दी जाती? पहला है बीसीजी, दूसरा है पोलियो, तीसरा है हेपेटाइटिस और चौथा है एमएमआर। तो दोस्तों, बीसीजी, पोलियो और हेपेटाइटिस ये जन्म के समय ही बच्चे को दी जाती हैं। केवल एमएमआर का टीका जन्म के समय नहीं दिया जाता। एमएमआर का टीका 3 बीमारियों से बचाता है, मीजल्स, मम्स और रूबेला यानी कि खसरा। दोस्तों, ये प्रश्न आपके प्राइमरी हेल्थ केयर ट्रेनिंग मॉड्यूल 2017 में पूछा गया था, इसलिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा टीका 9 माह की उम्र में दिया जाता है? दोस्तों, 9 माह की उम्र में खसरा यानी कि रूबेला का टीका दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, 3D रोग क्या है? दोस्तों, ये प्रश्न करने के पहले एक अपन महत्वपूर्ण बात समझ लेते हैं कि अगर आपने अभी तक टीकाकरण वाला वीडियो नहीं देखा या फिर आपने टीकाकरण पूरा नहीं पढ़ा तो ये एमसीक्यूज करने का आपको कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमेशा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, कि ना कि डायरेक्ट अपन केवल ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव पढ़े जा रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि बस पेपर आया नहीं उनका एग्जाम और वो बस ऑब्जेक्टिव में लगे हैं, 4 ऑप्शन अपने टिक किए जा रहे हैं, पूरी उन्होंने किताब भर दी, ऑब्जेक्टिव पूरे लगा लिए, एक एक टॉपिक पे 2-2 हजार ऑब्जेक्टिव लगा लिए। लेकिन क्या फायदा मिला? पेपर में उनमें से पूछे जाने हैं 20 या 30 डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर इसी टाइम की जगह आप थ्योरी कंप्लीट कर लोगे तो आपका बेस काफी अच्छा हो जाएगा और कोई भी नया प्रश्न आएगा उसको आप कर पाओगे। तो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव के चक्कर में नहीं पड़िए, क्योंकि केवल अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव करने बैठ रहे हैं तो आपकी नॉलेज में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। ये बात आपको समझनी चाहिए। तो पहले थ्योरी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। अगर आप थ्योरी पहले कंप्लीट करोगे तो ऑब्जेक्टिव से आपका रिवीजन होगा, अच्छी तरीके से रिवीजन होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो तीसरा प्रश्न है, 3D रोग क्या है? दोस्तों, इसको थोड़ा अच्छे से समझने की जरूरत है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, एक रोग होता है पेलेग्रा। ये पेलेग्रा क्या होता है? ये पेलेग्रा होता है नियासिन की कमी से ये रोग होता है। नियासिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है और ये रोग भी 3 रोगों का मिश्रण होता है। ये रोग जब होता है ना तो 3 रोग हो जाते हैं, उस वजह को उसको पूरा मिक्सअप को हम पेलेग्रा बोलते हैं। और वो तीनों रोग ही डी से शुरू होते हैं, इसलिए इसको अपन 3D या 3D रोग कहते हैं। और इनकी वजह से मौत भी हो जाती है, तो कहीं कहीं अपन इसको 4D बोलते हैं। पहला डी रोग है डायरिया, दूसरा डर्मेटिटिस, तीसरा डिमेंशिया। दोस्तों, डायरिया आप सभी को पता है। डर्मेटिटिस, जैसा कि देखिए जहां भी डर्मेट आ जाए तो उसका संबंध स्किन से होता है, तो ये जो डर्मेटिटिस है ये भी स्किन का ही रोग है, अपनी त्वचा से संबंधित रोग है। अगला है डिमेंशिया, ये एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर होता है। इसमें रोगी डिल्यूजन में रहता है और डिप्रेशन में भी चला जाता है, और इन तीनों के वजह से डेथ भी हो जाती है, इसलिए अपन इसको 4D भी कहते हैं। तो ये दोस्तों पेलेग्रा काफी महत्वपूर्ण बीमारी है। अब अगला प्रश्न है हमारा, ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है अल्बर्ट सेबिन, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर
और जॉन साल्क। दोस्तों अल्बर्ट सेबिन और जॉन साल्क इन दोनों ने ही पोलियो वैक्सीन की खोज की थी, लेकिन ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी ये हम देखते हैं। उसके पहले हम थोड़ा लुई पास्चर और एडवर्ड जेनर के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों लुई पास्चर ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने टीकाकरण का सिद्धांत दिया कि टीका किस तरीके से लगना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, ये सारी चीजें। साथ ही साथ इन्होंने पाश्चुरीकरण, जैसे आपने पढ़ा होगा दूध का पाश्चुरीकरण वगैरह, उसका सिद्धांत इन्होंने दिया। अगले हमारे एडवर्ड जेनर, ये एक इंग्लिश फिजिशियन थे। इन्होंने सबसे पहले टीका बनाया, दुनिया में जो सबसे पहले टीका इन्होंने ही बनाया। चेचक का टीका था, स्मॉल पॉक्स का। 1796 की बात है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। तो अब हम देखते हैं अल्बर्ट सेबिन और जॉन साल्क के बारे में। दोस्तों जॉन साल्क ने सबसे पहले पोलियो का टीका बनाया 1955 में, और उसी साल अल्बर्ट सेबिन ने भी पोलियो का टीका बनाया। दोनों ने अलग अलग टीके बनाए, एक ने मरे हुए विषाणु से की सहायता से बनाया और एक ने जीवित विषाणु की सहायता से बनाया। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो टीके पहले टीके जरूर थे। जॉन साल्क ने जो टीका बनाया पोलियो के लिए, वो पोलियो का पहला टीका था। लेकिन 5 साल बाद अल्बर्ट सेबिन ने 1960 में एक टीका बनाया पोलियो का, जो कि मुंह से पिलाई जाती थी दवा, जो आजकल हम पीते हैं, तो उसको ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं। वो अल्बर्ट सेबिन ने बनाई, तो उसके बाद फिर ओरल पोलियो वैक्सीन ही चलन में चल गई। तो दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि पोलियो वैक्सीन सबसे पहले किसने बनाई, तो जॉन साल्क, और ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की, तो अल्बर्ट सेबिन। अब अगला प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न। टीकाकरण के लिए प्रयुक्त सिरिंज एवं सुइयों को विसंक्रमित करने का उपकरण क्या कहलाता है? पिछले बार की परीक्षा में ये पूछा गया था, मैं इसको पहले भी हल करा चुका हूं। उसको कहते हैं ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में जो टीकाकरण के लिए सिरिंज रहती हैं, सुइयां होती हैं, उनको विसंक्रमित करने के लिए रखा जाता है। अगला प्रश्न है MMR वैक्सीन किस रोग से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों MMR के बारे में हम देख ही चुके हैं, मीजल्स, मम्प्स और रूबेला। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है खसरा, खसरा यानी कि रूबेला, यानी कि ये तो संबंधित है। मीजल्स संबंधित है। कर्डफेर, कर्डफेर कहते हैं मम्प्स को, तो ये भी संबंधित है। अब पोलियो, तो दोस्तों देखिए अगर ऑप्शंस देखें तो ये बहुत ही सरल हो जाता है। पोलियो का अपन को पता है, पोलियो की तो ओरल वैक्सीन होती है, MMR नहीं होती है, तो अपन डायरेक्टली भी पोलियो लगा सकते थे। अगला प्रश्न है 7वां। विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम UIP कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों इसका आंसर है 1985, लेकिन इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लेना जरूरी है। UIP जो है वह है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का एब्रीविएशन है UIP। ये 1985 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। फिर 1992 में इसको चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम में मिला दिया गया, और अभी वर्तमान में 2005 से इसको NRHM के अंडर में कर दिया गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 8वां प्रश्न। प्रथम बार DPT का टीका नवजात शिशु में किस आयु पर लगाया जाता है? तो दोस्तों आप टीकाकरण का वीडियो देखें, वहां पे इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है कि BCG का टीका कब लगना है, DPT का कब है। अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक ही देखना है तो वहां पर आप नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में टेबल ऑफ कंटेंट को देखिए, उसके थ्रू तुरंत उसी पार्ट पे पहुंच जाइए, है कि नहीं। तो 6 सप्ताह पे लगता है DPT का टीका। ये ANM ट्रेनिंग में पूछा गया था ये प्रश्न। अगला प्रश्न है पर्ट्यूसिस का अन्य दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों ये तो पिछली बार ही 3 तरीके से पूछा गया है पेपर में। काली खांसी होता है पर्ट्यूसिस का दूसरा नाम। दोस्तों अब हम आते हैं असाइनमेंट नंबर 12 पे। असाइनमेंट नंबर 12 का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी वैक्सीन बच्चों को जन्म के समय दी जाती है? देखिए पिछले असाइनमेंट में पहला था कि कौन सी नहीं दी जाती, इसमें कौन सी दी जाती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है BCG का टीका, यानी कि जो कि टीबी के लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है बचपन में, वो जन्म के समय ही। हेपेटाइटिस B का टीका भी जन्म के समय दिया जाता है, और पोलियो वैक्सीन ये भी जन्म के समय दी जाती है, यानी अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है ट्रिपल एंटीजन क्या होता है? दोस्तों ट्रिपल एंटीजन के बारे में मैं टीकाकरण का जो वीडियो है उसमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल भी जाएगा,
उसकी लिंक मैं डायरेक्ट दे दूंगा आपको। तो जो ट्रिपल एंटीजन होता है उसके लिए एक टीका होता है, डीपीटी का टीका। तो वो ट्रिपल एंटीजन में जो बीमारियां हैं वो टेटनस, कोकर खांसी एवं डिप्थीरिया का टीका। ठीक है, वो ट्रिपल एंटीजन होता है, एंटीजन ट्रिपल बीमारियों का एंटीजन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों फाइलेरिया की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम फाइलेरिया देख लें। फाइलेरिया क्या है? हिंदी में इसको हाथी पांव भी कहते हैं। ये बीमारी पैरासिटिक डिसीज है और ये बैनक्राफ्टी कृमि से पैदा होने वाली और क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलाई जाती है। दोस्तों इसमें क्या है कि ये क्या है, मच्छरों से फैलाई जाती है। ये क्या है, कीट पतंगों के काटने से तो हो जाती है, और ये जो स्पेशल टाइप के बॉन क्राफ्टी कृमि हैं, कीट हैं, इनकी वजह से ये बीमारी होती है। और एक मच्छर अगर इनसे मच्छर इसको ट्रांसमिट करता है, यानी एक रोगी को मच्छर काट ले फिर वो दूसरे आदमी को काट ले तो उस पे ये बीमारी चली जाएगी। इस बीमारी में क्या होता है कि जो हमारा पैर होता है वो बिल्कुल हाथी के पैर जैसा हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है। तो ये बीमारी हो जाती है जिसको फाइलेरिया या हाथी पांव भी कहते हैं। इसके उन्मूलन के लिए 1955 में कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। दोस्तों वो कार्यक्रम क्या था? उस कार्यक्रम के तहत जो क्षेत्र प्रभावित होते थे इस बीमारी से, वहां पर सामूहिक दवा का वितरण किया जाता था, बताया जाता था इनको इतनी दवा देनी है, इनको इतनी दवा देनी है, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है चौथा, ओरल टाइफाइड वैक्सीन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ओरल टाइफाइड वैक्सीन को टिजला नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए। बूस्टर किसको कहते हैं? इसी में जो बी ऑप्शन है, बूस्टर कोई भी टीका होता है उसका एक्स्ट्रा डोज होता है, जो प्राइमरी डोज के बाद दिया जाता है ना, उसको कहते हैं बूस्टर, कि अब इसका बूस्टर टीका भी लगेगा। एमांटिडीन, एमांटिडीन क्या होता है दोस्तों? ये एक तरीके की दवा है जो इन्फ्लुएंजा ए के लिए जरूरी होती है कि बीमारी में। एंटीसीरा क्या होता है दोस्तों? एंटीसीरा भी एक तरीके के टीका टाइप का ही होता है, लेकिन टीका से डिफरेंट है। एंटीसीरा एंटीसीरम का बहुवचन है। ठीक है दोस्तों, ये ब्लड सीरम होता है जो कि पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज से बना होता है। इससे हमको बहुत सारी डिसीज से इम्यूनिटी मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन और मीजल्स के टीकों को किस तापक्रम पर रखना चाहिए? तो दोस्तों ये भी मैं आपको टीकाकरण के वीडियो में अच्छे से बता चुका हूं। हर एक टीके के बारे में बता चुका हूं कि किस टीके को कितने कितने पर रखा जाना चाहिए। तो इन दो टीकों को -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं, बाकी के सारे टीकों को 4 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखते हैं। अगला प्रश्न है छठवां प्रश्न, प्रतिपिंडों एंटीबॉडीज का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लीजिए। इसका आंसर है लसिका ग्रंथियों और प्लीहा में। अब कोई एंटीबॉडीज का नाम लिख के स्पेशल आ जाए कि ये एंटीबॉडी शरीर के किस भाग में होती है, तो अपन लसिका ग्रंथि ले देंगे, क्योंकि हर एक एंटीबॉडी का निर्माण वहीं हो रहा है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु को कुछ एंटीबॉडीज कहां से प्राप्त होती हैं? तो दोस्तों नवजात शिशु को माता के द्वारा प्लेसेंटा के माध्यम से प्राप्त होती हैं। प्लेसेंटा के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताया जा चुका है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रिपल एंटीजन की बूस्टर खुराक दी जाती है? तो दोस्तों बूस्टर खुराक यानी कि मैं बता ही चुका हूं पहले बूस्टर खुराक क्या होती है। तो ये 16 से 24 माह के बीच में दी जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान कहां पर है? तो दोस्तों राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आप लोग मुझे गूगल सर्च करके या फिर किताबों में देखकर बताइए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताइए। जो लोग कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी करना चाहते हैं आप उन्हें भी बताइए। एमपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें भी हमारे बारे में बताइए। हम इन दोनों ही एग्जाम्स के लिए रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस चालू करने वाले हैं, और जैसे ही संविदा शाला शिक्षक के एग्जाम्स आएंगे उनके लिए भी हम चालू करेंगे। तो जुड़े रहिए और इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। जय माता दी।